1857 का विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले हम इसके देखेंगे कारण, क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट होता है। सबसे पहला था पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण कोई बता सकता है क्या कारण था? एक, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इसको कितना है कैप्चर। ठीक है, एक था जो नाना साहेब थे वो एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, किसके? बालाजी राव पेशवा जो थे, बालाजी राव। ठीक है, सेकंड उनके एडॉप्टेड सन थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, उनको पेंशन देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रिवॉल्ट में। दूसरा लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर किसी भी राजा के पास, जो किंग है, उनके पास लीगल हायर नहीं है, तो उसका किंगडम कहां जाता था? ब्रिटिशर्स को चला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, आर्थिक कारण। एक तो हम यहां पे देखते हैं कि हैवी टैक्सेशन था। ठीक है, परमानेंट सिस्टम में क्या था कि जमींदार चाहे जितना भी कर ले सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा सिस्टम था महलबाड़ी, इसमें क्या कर दिया था, 50%, जितना टोटल प्रोड्यूस होगा, जितनी भी पैदावार हो रही है, उसका 50% किसको देना पड़ता था? सरकार को। तो जो टैक्सेस था वो बहुत ज्यादा था। तो ये भी एक कारण था, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो इससे खुश नहीं थे और पार्टिसिपेट करते हैं इस रिवॉल्ट में। और कोई जो ड्यूटीज थी, देखो जो इंडिया में उस टाइम जो कारीगर थे, जो चीजें बनाते थे, उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे, ड्यूटी लगा देते थे। जो सेम चीज है, मान लो कोई कॉटन की चीज है जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हाथ से बुनकर बनाई है, और एक चीज है जो ब्रिटेन से आ रही है, मशीन मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, अब जो चीज कपड़ा यहाँ से आ रहा है, बाहर से इंडिया में आ रहा है इंपोर्ट होके, उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी। जो यहाँ पे बन रहा है उस पर ड्यूटी लगती थी, तो इसके जो प्राइस होते थे ज्यादा हो जाते थे, इसके कम होते थे, तो ये ज्यादा बिकता था, और यहाँ का जो चीज होती थी वो नहीं बिकता था। ठीक है, तो इसके लेकर भी जो आर्टिशियंस थे, जो चीजें बनाते थे, हाथ से जो चीजें बनाते थे, उनपे भी ये मतलब इनसे खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स थे, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये था इकोनॉमिक कॉजेज। और जो जमींदार थे, वो भी, जमींदार को क्या होता था, पहले ये जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, एक अच्छा सिस्टम होता था, बट अब जमींदार को हम देखते परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था, उसके अंडर क्या कर दिया था, इनको मिलिट्री भी रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो उसके लिए भी खर्चा कौन देते थे? जमींदार को देना पड़ता था। तो जमींदार जो थे वो भी इस सिस्टम से खुश नहीं थे, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, जो मिलिट्री में भेदभाव होता था। ठीक है, आप देखोगे जो सारे सिपाहीज होते थे, जो सिपाही होते थे, वो होते थे इंडियंस। जो ऑफिसर लेवल पे होते थे वो होते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, एक रैंक होता था सूबेदार। जो इंडियन सिपाही होता था वो इस रैंक से ऊपर कभी नहीं जाता था, इसका ना प्रमोशन होता था, चाहे कितना भी एबल है, मतलब क्वालिफाइड कोई सिपाही है, इस रैंक से ऊपर नहीं जाता था। जो ऑफिसर लेवल पे होते थे वो हमेशा ब्रिटिशर्स होते थे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि हमें भी प्रमोट किया जाए, ऑफिसर्स बना दिया जाए, तो इससे भी इनसे नाराज थे ये। ठीक है, और था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव होता था। ठीक है, इंडियंस को क्या माना जाता था? इंफीरियर मानते थे कि आप लोअर क्लास के हो, हम सुपीरियर है, खुद जो ब्रिटिशर्स होते थे। तो ये था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आप इसको बोलते हैं नस्लीय भेदभाव। ठीक है, और जो एक कॉज था, जो मेन कारण बनता है 1857 के रिवॉल्ट का, वो था एनफील्ड राइफल्स। एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसमें ये कहा जाता था जो उसके कार्टिलेज होते थे, उसमें जो ग्रीस लगता है, वो ग्रीस काय का बना होता था? गाय और सुअर की चर्बी का। तो ये कहते हैं कि हमारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट करेंगे, तो इसलिए जो है ये मेन कारण बनता है इस रिवॉल्ट का। ठीक है, जो ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जब हम देखेंगे उसमें भी ये कॉज आएगा, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक भेदभाव। ठीक है, एक तो जो सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे। ठीक है, क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स थे? सामाजिक सुधार, देखिए जो भी सोशल कस्टम बना होता है वो इंडिया में आप देखोगे उसको काय के साथ जोड़ा जाता है?
धर्म के साथ, रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। उस टाइम जो सती था, विडो रीमैरिज था, ये सारी चीजें कहाँ जुड़ते थे? धर्म के साथ, कि अगर इनको हटा दिया जाए तो हमारे धर्म से छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम के जो मेजोरिटी ऑफ लोग थे, अराउंड 95% या इससे भी ज्यादा, क्योंकि एजुकेशन नहीं था, तो यहाँ पे ये लोग मानते थे कि जब ब्रिटिशर्स ने ये चीजें चेंज किए, देखिए जो ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था वो पहले ठीक था, वो चाहते थे कि ऐसी कुप्रथा इनको बोलते थे, जो बैड प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती था, विडोरी मैरिज था, और कोई है इस तरह का, स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी को भी हटाया था, इसके लिए भी लॉ लाए थे इन्होंने हटाने के लिए। बट बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे नाराज हो जाते हैं, बोलते कि हमारे धर्म के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, ठीक है। बाकी ये चीजें अगर आज हम देखते हैं तो ये बहुत गलत थी, ठीक है। ऐसा ही एक चीज अभी चल रहा है जो कास्ट सिस्टम है, आज से अगर 60-70 साल बाद है, जैसा हम इनको मानते हैं, ये जो यहाँ पे लोग आएंगे आफ्टर 60 और 70 ईयर्स, हम लोगों के प्रति भी उनकी यही धारणा होगी जो हम यहाँ के लोगों के प्रति होती है। तो ये बहुत बेकार सिस्टम है, जैसा हम इनको मानते हैं कि ये क्या ही था, मतलब कौन लोग थे जो ऐसी चीजें सपोर्ट करते थे, वो भी हम लोगों के लिए सेम ये बात कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी, ये था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। और एक और चीज थी जो रिलीजन के साथ जुड़ी थी, जो सिपाही थे, जो सिपाही थे उस टाइम, वो मानते थे इनको क्या होता था, बाहर जाना होता था लड़ने के लिए, ठीक है। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो अलग अलग कंट्री में था, तो हिंदू में ये था कि अगर आप सी को क्रॉस करते हो, समुद्र को क्रॉस करते हो, तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ये भी थी कि सी को क्रॉस नहीं करना होता है। बट ब्रिटिशर क्या करते थे, आर्मी को भेजते थे, ठीक है। अगर किसी और कंट्री में, अफ्रीका में कुछ हो गया तो इंडियन आर्मी को यहाँ से वहां लड़ने के लिए भेजते थे। तो ये चीज भी एक कारण बनती है इस रिवॉल्ट का। और एक जो इकोनॉमिक कॉज में था, एक कारण ये भी था, जब भी आर्मी लड़ने के लिए जाती थी, जैसे जो सिंध और पंजाब वाला रीजन था, इसको बैकवर्ड रीजन माना जाता था, जब भी यहाँ आर्मी लड़ने जाती थी तो उनको एक भत्ता दिया जाता था, ठीक है, अलाउंसेस, एक्स्ट्रा पैसे पे कर देते थे। तो ये सिर्फ मिलते थे ब्रिटिशर्स को, जो इंडियंस आर्मी में थे उनको ये भत्ता नहीं दिया जाता था। तो इससे भी जो आर्मी में लोग थे उस टाइम वो इनसे दुखी थे, तो वो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीजें दिख रही हो आप, जो ज्यादा प्रॉब्लम्स थी वो किससे रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड। जो भी सिपाही है आर्मी में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको अपने धर्म को बचाने की चिंता है। बट कुछ कारण और भी है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जो किसके लिए थी, जो राजा थे उनके अगेंस्ट जा रहा था वो, ठीक है। अब कोई राजा है, अपने वो राजा बना है कम से कम 100 सालों से, ठीक है। अब उसको जो है अपना वो स्टेट छोड़ना पड़ रहा है, और ये स्टेट किसके पास जा रहा है, ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, ठीक है। और कोई चीज, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रिलीजियस कॉज क्या क्या थे, या फिर एक रिलीजियस, एक पॉलिटिकल, एक सोशल कॉज आ जाएगा, ये कारण, इनमें से कौन से कारण थे 1857 रिवॉल्ट के लिए। या फिर मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या कारण थे 1857 के रिवॉल्ट के, ठीक है। तो उसमें आपने लिखना है रिलीजियस, रिलीजियस के अंदर 2 लिख लो, मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर 2 लिख लो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब करते हैं आउटब्रेक, कि रिवॉल्ट कब शुरू हुआ था, ठीक है। मार्च 29 को एटीन 57 में मंगल पांडे एक सिपाही थे, ठीक है। ये थे 39th नेटिव इन्फेंट्री जो था बंगाल का, वहां के सोल्जर थे। इन्होंने अपने एक ऑफिसर को, 39th है 29th है, 34th, ठीक है, 34th बंगाल इन्फेंट्री, ठीक है। इन्फेंट्री क्या होता है, नहीं इन्फेंट्री, एनीवन, जो पैदल सैनिक होते हैं, ठीक है, भाला वाला या बंदूक लेके चलते हैं, उनको बोलते हैं इन्फेंट्री, ठीक है। इसके ये सिपाही थे 34th के, ठीक है, मंगल पांडे। इन्होंने अपने एक ऑफिसर थे, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। जो सेकंड इंसिडेंट होता है वो था 10th मई को, ये कहां पे हुआ था, मेरठ में,
कौन सी थी यहां पे जो बटालियन थी? थर्ड। ये थी कैवलरी। कैवलरी क्या होता है? घुड़सवार। नेटिव कैवलरी था ये, ठीक है। थर्ड नेटिव कैवलरी, ठीक है। यहां से ये माना जाता है जो एक डेट था इसके रिवॉल्ट के स्टार्ट होने का, 10 मई 1857, यहां से स्टार्ट होता है रिवॉल्ट, ठीक है। और इसमें जो बहादुर शाह थे, मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, इनको माना जाता है कि इनको एम्परर घोषित कर दिया जाता है, जो रिवॉल्ट करे थे वो लोग। और वो एक नारा देते हैं, मार्च टू दिल्ली, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जब लोगों को पता लगता है कि ये यहाँ पे 10 जो मई था 1857 में, जो थर्ड नेटिव कैवलरी है इसने रिवॉल्ट कर दिया है, जैसे जैसे लोगों को पता लगता है जगह जगह पे और भी रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सब लोगों का क्या एम होता है, जहां लोकल जिस जगह पे है वहां पे ब्रिटिशर्स को हटाओ, जो इनके पुलिस स्टेशन थे या फिर जहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड रखे थे, किसको कितना पैसा वापस करना है सरकार को, वो सब जला देते हैं और वहां से अगले स्टेशन को बढ़ते हैं जो दिल्ली की तरफ होता है, ठीक है। बढ़ना कहां था? दिल्ली की तरफ जाना था। और ये ध्यान रखना है कि जो बहादुर शाह सेकंड थे उनको डिक्लेयर किया जाता है एम्परर, ठीक है। एक मतलब नाम मात्र का इनको बनाया जाता है, सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, सिर्फ पावर्स कोई इनके पास थी नहीं, ठीक है। जो जब स्टार्ट होता है रिवॉल्ट तो इनको काफी सक्सेस मिलती है, ठीक है। बट धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज करते हैं जहां जहां रिवॉल्ट ज्यादा होता है और इसको सप्रेस करते हैं रिवॉल्ट को, ठीक है। इस तरह से रिवॉल्ट चलता है। और अब बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पर्संस थे कौन कौन इससे एसोसिएटेड था। इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन किस जगह से किसने रिवॉल्ट किया था, ठीक है। दिल्ली से थे वक्त खान, ठीक है, दिल्ली से इन्होंने रिवॉल्ट किया था। आप लिख लो इसको, मैं लिखाता हूं। नाना साहिब थे कानपुर से और इनके साथ थे तात्या टोपे। नाना साहिब फ्रॉम कानपुर along with तात्या टोपे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेगम हजरत महल अवध से, लखनऊ और अवध, ठीक है, स्लैश करके कर दो लखनऊ अवध। अरे श्योर, ठीक है। ये अवध के थे बट उसका रिवॉल्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया हो लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ लिख दो इसको। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह फ्रॉम बिहार। कुंवर सिंह और अमर सिंह ये बिहार से रिवॉल्ट किया था इन्होंने। मौलवी अहमदुल्ला लिखो। मौलवी अहमदुल्ला, पहले अवध फिर रोहिलखंड, फर्स्ट अवध देन रोहिलखंड, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई क्यों करी थी रिवॉल्ट? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंडर जो झांसी था उसको कैप्चर्ड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन्होंने किसको हराया था दोनों ने मिलके? सिंधियाज, ठीक है। ग्वालियर के जो सिंधियाज थे मराठास, ठीक है, मराठास थे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, इन्होंने दोनों को मिलके हराया था। और कौन ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने झांसी की रानी और तात्या टोपे को हरा दिया था? ह्यू ग्रॉस, ठीक है।
अब ये लिखो जो सप्रेशन किया था, कौन से ब्रिटिश ऑफिसर थे और इन्होंने किस जगह से विद्रोह को दबाया था। दिल्ली में थे जॉन निकोलसन एंड विलियम हडसन। जॉन निकोलसन एंड विलियम हडसन। कानपुर बाय कॉलिन कैंपबेल एंड हैवलॉक। कानपुर अलग लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखो कानपुर। कानपुर में जो सप्रेस किया था वो थे कॉलिन कैंपबेल एंड हैवलॉक। लखनऊ में बाय हैवलॉक एंड ऑर्ट्रम। OUTRAM। जेम्स नील भी थे यहां पे और कैम्पबेल भी थे लखनऊ से। जेम्स नील एंड कैम्पबेल। कैंपबेल, जेम्स नील एंड कैम्पबेल, 4 लोग थे यहां पे लिखने हमने, ठीक है। झांसी में ह्यू ग्रॉस, HUGHROSE। और बनारस जेम्स नील। जो इस विद्रोह को था वो 1857 के एंड में कंप्लीटली सप्रेस कर दिया था, ठीक है। अब जो लीडर्स थे, कोई कंफ्यूजन? बनारस जेम्स नील। जेम्स नील, NEIL, LLL, NEILL, नील, ठीक है। अब जो लीडर्स थे जो रिवॉल्ट करे थे उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। जो बहादुर शाह थे इनको कहां भेज दिया था? रंगून, ठीक है। डिपोर्ट कर दिया था। बहादुर शाह सेकंड जो थे मुगल एम्परर, इनको रंगून भेज दिया था। रंगून कहां पे है? म्यांमार में, ठीक है। और नाना साहिब और जो बेगम हजरत महल थे ये भागे थे नेपाल। और रानी झांसी बैटलफील्ड में लड़ते हुए मर गई थी, ठीक है। एक पॉइंट भी पढ़ते थे बचपन में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। और तांत्या टोपे, इनको बाद में पकड़ लिया जाता है, किसी जो इनका दोस्त होता है वो उसके बिट्रे करता है, धोखा देता है, पकड़ लिया जाता है और बाद में इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो इम्पैक्ट था, जब रिवॉल्ट खत्म हो गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? इंडियन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? कोई एक चेंज, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये पास करती है कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अभी तक जो जितने भी एक्ट होते थे वो कौन पास करता था? कंपनी। यहां पे किसका रूल था? कंपनी का रूल था, कंपनी रूल करती थी। अब जो सारी पावर थी कंपनी से ट्रांसफर कर दी ब्रिटिश रूल। अब डायरेक्ट जो रूल होगा, पहले भी इंटरफेरेंस तो होता था बट जो रूल यहां पे करती थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती थी, होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अब से जो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेदारी थी वो चली जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे गवर्न करती है। जो ऑफिस था पहले गवर्नर जनरल का, अब उसको चेंज कर दिया था ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, ठीक है। और पहले वाइसरॉय कौन बने थे? कैनिन। और लास्ट गवर्नर जनरल भी वही थे, ठीक है। कैनिन बनते हैं पहले वाइसरॉय, और जो गवर्नर जनरल थे जब ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उस टाइम भी कैनिन ही थे, ठीक है। और कोई चेंज? एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम था पील कमीशन, ठीक है। ये रिकमेंड करता है कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया में रहना है तो जो आर्मी का रेशियो होगा वो 1:2
टू करना होगा, ये रिकमेंडेशन थी इनकी। इसका मतलब कि अगर 2 इंडियन सोल्जर है तो उसमें एक ब्रिटिश सोल्जर को लाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जब रिवॉल्ट से पहले जो था 1857 से पहले लगभग 3 लाख थे इंडियन सोल्जर और सिर्फ 50,000 थे ब्रिटिश सोल्जर, ठीक है। फिर देखो ये रिवॉल्ट करते हैं बट फिर भी हार जाते हैं। क्या कारण था ऐसा हारने का? 3,50,000 हार जाते हैं। कौन लोग? ठीक है, जितने भी बड़े प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आता कि किसी प्रिंसली स्टेट ने साथ दिया हो। हिमाचल में किसी ने, कोई था जो ऐसा? बुशेर, ठीक है, बुशेर ने किया था बट सपोर्ट नहीं किया था, ऐसा नहीं कि लड़ा था, सिर्फ ये बोला था कि मैं ब्रिटिशर्स को सपोर्ट, मतलब इनकी तरफ से नहीं लड़ूंगा, जो रिवॉल्ट कर रहे हैं उनको सप्रेस नहीं करूंगा। बट इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के लोगों को मारा था, ठीक है, बट ये कहा था सिर्फ कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को। तो एक ही ऐसा बुशेर है। कितने प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम हिमाचल में? लगभग रफली 30 तो शिमला प्रिंसली स्टेट्स ही थे, ठीक है, फिर बाकी और स्टेट लगा दो तो अराउंड 40 to 45 ऐसे स्टेट थे जो बाकी सबने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। इसको जो रिवॉल्ट करे थे, विद्रोह करे थे, उनको सप्रेस किया था सबने मिलके, ठीक है। तो यहां के बाद ये चेंज हो गया, अब ये रेशो हो गया था 1:2 और किसने रिकमेंड किया था? पील आयोग, पील कमीशन ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। और ये कहा गया, जो ये एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया था कि अगर इंडिया में रहना है तो जो राजा महाराजा है इनके साथ बना के रखनी है। तो ये कहा गया कि जो भी ट्रीटी किसी के साथ भी साइन हुई है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में वो उसको फॉलो करेगी। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे हमने देखा था कि पहले जब 1797 में मैसूर का 4th वॉर हुआ था, उसमें मराठा और अवध किसके साथ लड़ रहा था? ब्रिटिशर्स के साथ। उनके दोनों के बीच में एक ट्रीटी थी, बट बाद में जब मैसूर हार जाता है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? मराठा पे ही अटैक कर लेते हैं, पहले वाली ट्रीटी तोड़ देते हैं। बट अब ये कहा गया कि जो भी ट्रीटी हुई है उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इनको पता लग गया था कि इंडिया में तभी राज आ सकता है अगर राजा महाराजाओं के साथ मतलब ठीक से रिलेशंस रखे जाए। कोई एक कारण बता सकते हो कि राजा महाराजा जो थे वो क्यों नहीं चाहते थे, अगेंस्ट क्यों नहीं थे ब्रिटिशर्स के? कुछ तो कारण रहे होंगे, कोई एक आज तक सोचे होगा कभी तो कि क्यों नहीं सपोर्ट करते थे। यस, देखो इससे पहले जब सल्तनत का पीरियड था तो शायद कोई भी ऐसा पीरियड नहीं होता था जब बिल्कुल पीसफुल रहता था, कोई ना कोई किसी पे अटैक कर ही रहा, मतलब एक कंप्लीट जो एनार्की होती है वो सिचुएशन थी। एक छोटा स्टेट यहाँ है, एक छोटा स्टेट यहाँ है, यहाँ अटैक कर दो, यहाँ अटैक कर दो, इस पे अटैक कर दो, मतलब सब और कुछ चला ही हुआ है कुछ भी। आप यहाँ देखोगे जो विजयनगर देखते हो, ठीक है, थोड़े पहले की बात है, बट यहाँ पे क्या चलता था? पांड्यास, चोलास, ये चेरास, ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है, मतलब कभी भी शांति नहीं थी। एक कंप्लीट जो एक पूरी कंट्री को कभी भी नाम नहीं दिया था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं और स्पेशली इसके बाद 1857 के साथ बाद जब ये एक्ट पास होता है तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने भी ये कह दिया था कि जो एनेक्सेशन करते हैं, ना तो हम किसी की टेरिटरी को एनेक्स करेंगे और ना कोई जो भी प्रिंसली स्टेट है जो ब्रिटिशर्स के अंडर टेरिटरी है, ना तो हम एक्वायर करेंगे आपकी टेरिटरी, ना आप हमारी टेरिटरी को एक्वायर करोगे। जैसे अभी पीसफुल सिचुएशन है, स्टेट्स है, वही चलेगा, ठीक है। बट इनके साथ क्या होता था? ऐसे कंट्री डिवाइडेड थी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे इसमें और कुछ थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे। तो ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो इनको कुछ कर होता था, जो फिक्स टर्म ये करते थे वो पे करते थे, ठीक है। और क्या होता था, जो हमने देखा है बेगार वगैरह सर्विसेज होती थी, और जब भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ जाना है तो इनको ये सर्विसेज जो राजा होता था वो फ्री में प्रोवाइड करता था। और कोई सर्विसेज होती थी इस तरह की? सनद सुना है आपने? सनद क्या होता है? कि आप शासन करो और जो एक फिक्स अमाउंट होगा वो हमें पे करना है, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रीटीज थी वो साइन की गई और एक पीसफुल सा, मतलब एक इस तरह का जो एनेक्सेशन था, अब राजा जो थे वो आराम से रूल कर सकते थे कि मैं रूल कर रहा हूँ, मेरा बेटा आगे रूल करेगा। इस तरह की चीजें यहाँ के बाद होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और कुछ है? ठीक है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको विड्रॉ कर दिया था, हटा दिया था कि अब इससे कोई भी इस तरह से जो है वो किसी के स्टेट को एक्वायर नहीं किया जाएगा,
ठीक है, अब लास्ट चीज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस हिस्टोरियंस ने जो 1857 का रिवॉल्ट है उसको क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं आरसी मजूमदार की। इन्होंने कहा है जो रिवॉल्ट था 1857 का, इट वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर इट वाज नेशनल नॉर वाज इट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ना तो पहला था, ना फर्स्ट था, ना नेशनल वॉर था, और ना ही ये एक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा हुआ वॉर था। ये कहा है आरसी मजूमदार ने, और इस सेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, एसएन सेन ने कहा है सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, और इनको जो एसएन सेन थे, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस मिलता है तो इनको क्या जाता है कि आप इस पे एक बुक लिखो, ठीक है, जिसका टाइटल इन्होंने दिया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये टाइटल होता है बुक का जो लिखी थी एसएन सेन ने। ठीक है, सावरकर ने क्या कहा है, वीडी सावरकर लिखो, विनय दास दामोदर सावरकर। क्या कहा इन्होंने, नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट नेशनल वॉर। एक ब्रिटिशर थे REESE, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है बट नाम लिख लो REESE, रीस और समथिंग। इन्होंने कहा था वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा है लेटेस्ट कि वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी 1857 को किसने कहा था। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस। ठीक है, ये है ओट्रम। इन्होंने कहा था मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश। ये एक मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए। होल्मेस ने कहा था HOLMES। इन्होंने कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड बारबेरियंस। ठीक है, खुद को कहते हैं सिविलाइज्ड और इंडियंस को कहते हैं बारबेरियंस। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रायली, BENJAMIN, बेंजामिन DISRAELI। इन्होंने कहा था नेशनल रिवॉल्ट।